हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ही इज डॉक्टर कुशाग्र जैन। कुशाग्र जो है बच्चों, ये कोई एजुकेटर नहीं है और नियर फ्यूचर में भी इनका एजुकेटर बनने का कोई सपना नहीं है। तो मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। इनफैक्ट मेरी टीचिंग करियर की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के बैच से हुई थी। इन्हीं का बैच फर्स्ट बैच था जिसको मैंने पढ़ाया था। तो मेरा क्या रोल है इनकी जर्नी में वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, बट इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे टीचिंग करियर में एंड ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका क्या रोल रहा है। तो धीरे धीरे करके आपको सारी बातें बताएंगे एंड एज अ मेंटर, एज एन एजुकेटर, एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब एक टीचर अपने किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता है। तो ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है और एक इमोशनल मोमेंट भी है कि मैं कुशाग्र का इंटरव्यू ले रही हूँ। तो डॉक्टर कुशाग्र आपसे ज़रूर बात करेंगे और आप अपनी पूरी जर्नी आपको बताएंगे, बट उससे पहले मैं इनके कुछ अचीवमेंट्स आपको बताती हूँ एंड कुशाग्र अगर एक दो छूट जाए तो प्लीज़ करेक्ट कर देना मुझे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे डीप ब्रेथ लेती हूँ और बोलती हूँ। Dr. Kushagra students, he has been IJSO Stage 1 qualified, NMTC qualified, IYMC qualified, NMTC सिल्वर मेडल और इनका नीट में ऑल इंडिया रैंक 30 था, एम्स में ऑल इंडिया रैंक 94 है एंड NTSC स्कॉलर हैं ये, STSC स्टेट रैंक इनका 4th है एंड सबसे बड़ा अचीवमेंट जो इनका रहा कि इन्होंने अर्थ साइंस ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ये इंडिया के लिए एक मेडल लेकर आए। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था इनके लिए और हमने इसको बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया था एंड साथ साथ में ये एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड भी क्वालिफाइड है। प्लस इन्होंने इंडिया के बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज विच इज अ ड्रीम कॉलेज फॉर मेनी स्टूडेंट्स, दैट इज MAMC, वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है एंड अभी यहाँ नहीं थमा है। नाउ ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट और ये एक बहुत ही न्यू ब्रांच जो है न्यूक्लियर मेडिसिन, उससे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब मैं सांस ले लेती हूँ। कुछ छूटा तो नहीं कुशाग्र? नहीं मैम, आपने सब कवर कर दिया। ठीक है, जैसे सिलेबस करती थी। ठीक है, तो कुशाग्र कैसा लग रहा है आपको? मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक यू दिस प्लेटफॉर्म टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स विद माय जर्नी। बिल्कुल। और यहाँ आके आपके साथ मिलने का ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। एक तो वोट देने आया था मैं यहाँ पे कोटा में, पता चला आप यहाँ पे, तो मिलने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। अपने फैकल्टी से मिलने से एकदम नॉस्टैल्जिया आ गया। हमको भी आ गया नॉस्टैल्जिया। मतलब वे बैक कौन से ईयर था कुशाग्र? 2015 और मे बी 14 में आई हाँ, आई थिंक उससे भी, हाँ, बहुत पहले की बात होगी। मैं वही बोल रही हूँ, मेरी टीचिंग करियर की शुरुआत इन्हीं के बैच से हुई थी। तो ये एक फर्स्ट बैच था और इनका पूरा बैच एक चैलेंज था और एक बिल्कुल हमने एक एक्सपेरिमेंटल बैच स्टार्ट किया था जिसमें ये लोग थे और मुझे लगता है कि इनके बैच के सारे ही बच्चे बिल्कुल कुशाग्र की जैसे ही एकदम वेल सेटल्ड हैं और अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कुशाग्र, अब बच्चे आपसे सुनना चाहते हैं, मेरी बहुत सुन ली। तो अपन ने एक सपना साथ देखा था जब अपन 9th क्लास में मिले थे, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसका विजन एकदम क्लियर था, ड्रीम एकदम क्लियर था कि मैम मुझे डॉक्टर ही बनना है एंड आज ये बिल्कुल एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन चुके हैं और बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई करी है। तो कुशाग्र, एक्चुअली कैसा लगता है जब सपना सच हो जाता है? मैम सपना तो अभी चल ही रहा है। अच्छा। आई एम लिविंग माई ड्रीम। मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनना, पेशेंट्स के साथ डील करना एंड मोर ओवर मेरे को एक डिवाइन नॉलेज होती है बायोलॉजी। तो मतलब कोई कुछ भी बन जाए, दे कैन नॉट नो अबाउट आवरसेल्व्स। हमको ये एक बहुत बड़ा डिवाइन नॉलेज मिली है कि हम अपने आप को जान पा रहे हैं, हम हमारी फंक्शनिंग को जान पा रहे हैं। सो वो चीज करके, और प्लस इतने सारे लोगों की इतनी छोटी छोटी परेशानी होती है जिनको एक छोटे से इंटरवेंशन, छोटी सी दवाई से ठीक हो जाता है। तो वो ठीक करने के बाद जो ग्रेटिट्यूड मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो दैट इज अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड एंड इट्स लिटरली माय ड्रीम कम ट्रू। ठीक बात है। तो मतलब जर्नी खत्म नहीं हुई है, जर्नी अभी और आगे बहुत बाकी है। तो कुशाग्र, जैसे मैंने आपको पूछा और अपने को भी ये मालूम है कि आपने अपनी नीट जर्नी को बहुत अर्ली स्टार्ट दिया था, जिसके लिए आपने इतने सारे ओलंपियाड्स दिए। आपने NSC JS भी क्वालिफाई किया, विच इज द टफेस्ट ओलंपियाड एट जूनियर लेवल। तो जैसे 9th 10th आपने पढ़ी और उसमें आपने काफी एडवांस पढ़ा,
है ना, हमने आपको काफी कुछ 11th-12th का 9th-10th में कवर करा दिया था। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अर्ली स्टार्ट, मतलब जब आप एक्चुअली में 11th में आए या जब आपने एक्चुअल में 12th क्लास पढ़ना स्टार्ट किया, सो आपको दूसरे बच्चों से कैसे एक एज मिला या हाउ वर यू बेटर? तो मैम सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। ठीक है। ये बात थी लगभग 2012 की, जब मैं आई वाज इन 8th क्लास और समथिंग। सो आई वाज डूइंग कोचिंग एंड स्कूल इनिशियली 7th में थोड़ी बहुत, but my decision to switch from the traditional old school, Right. which was one of the most prestigious schools of the city. Right. My parents used to tell me कि उनको सुबह 6 बजे स्कूल की लाइन में लगना था एडमिशन के लिए, हाँ। इंटरव्यूज होते थे, और इतनी मेहनत के बाद जिस स्कूल में एडमिशन मिला उसको छोड़ के एक फाउंडेशन बेस्ड कोचिंग बेस्ड स्कूल को ज्वाइन करना, इट वाज अ वेरी मच चैलेंजिंग टास्क फॉर मी. But what I did was, experience in the school was in the science. What used to happen was कि teachers आते थे, कोई भी practical experiments था उनके anecdotes बताते थे और वो पढ़ा के सीधे चले जाते थे, प्लस उनका जो सिलेबस है बस वहां तक एंड हो जाता था कि बुक में 8th क्लास की बुक में इतना लिखा है, 10th की बुक्स में इतना लिखा है, तो बस उतना ही पढ़ा के चले जाएंगे. दे डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग. इवन इन सोशल साइंस जो हमारे स्कूल में होता था, वो क्या होता था कि टीचर आते थे क्लास में और उनको एक बच्चे को खड़ा करते थे, वो बच्चे बुक में से रीड करना स्टार्ट करता था, बाकी बच्चे अंडरलाइन करते थे. नेक्स्ट डे बाकी सबके सब उसको लिख कॉपी पेन से लिख के लेके आते थे, टीचर चेक करते थे, वही सेम क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में होते थे और उन्हीं को पास हो जाते थे, वही मार्क्स होते थे. The change when I noticed after joining the foundation based school was कि those rote learning was out of the box. Right. What happened was कि even like for history की क्लास के बारे में जाते हैं, तो from the learning of battle of Panipat to what battle of anything, Right. I was standing in the battlefield and teacher इतनी अच्छे से स्टोरी सुनाते थे कि मैं उसी battlefield के अंदर बैठा हुआ हूँ, हाँ. ऐसा लगता था. और तो याद करना ही नहीं पड़ता था, सब अपने आप याद हो जाता था. अपने आप याद होता था. इवन साइंस के अंदर फैकल्टीज जो होते थे वो एक्सपेरिमेंट्स लेके आते थे अपने सामने कि आप खुद से देखो, खुद से करो. मेरे स्कूल के अंदर साल में एक बार प्रैक्टिकल लैब में लेके आते थे, जार्स एंड बीकर सिखाते थे कि ये हो गया, बाकी सब आप इमेजिन कर लो. कि लाइम वाटर हमारे टीचर पढ़ाते थे कि नींबू पानी होता है, जबकि बाद में पता चला ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. ओके मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी कुशाग्र को लेकर है ना, जैसे ये बता रहे फाउंडेशन की जर्नी, इसके डाउट्स कभी खत्म नहीं होते थे. हमें जब वाइज एंड हाउस पर इसकी जर्नी रहती थी कि नहीं मैम पहले वाई और हाउ बताओ फिर अपन आगे बढ़ेंगे. तो आई थिंक यही इसका बेस्ट पार्ट था और यही इसी रीजन से, क्योंकि इसने कभी ना डाउट्स को एक्यूमुलेट होने नहीं दिया. सिलियस से सिलियस डाउट और सबसे लॉजिकल डाउट जो होता था वो कुशाग्र ही क्लास में पूछता था. एंड सबसे अच्छी चीज जो एज अ स्टूडेंट इसकी थी वो ये थी कि इसने कभी भी डाउट्स को पाइलअप होने नहीं दिया एंड कभी हेजिटेट नहीं करा कि बच्चे क्या सोचेंगे या आसपास वाले टीचर भी क्या सोचेगा मेरे बारे में, उसकी भी कोई परवाह नहीं थी. ना पीयर प्रेशर का कोई चक्कर था कि ये मेरे साथ जो बैठा है ये क्या बोलेगा, इसको ये नहीं आता. तो ये बिल्कुल उन सब इनिबिशन से फ्री था और बहुत बिंदास होकर अपने डाउट्स पूछता था. और हर टीचर क्लास के बाद टॉपिक जब खत्म होता है तो कुशाग्र को देखता था कि इसको समझ में आ गया, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वरना चलो पहले इसके डाउट्स पे फोकस रखते हैं. मेरे फैकल्टीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि जो तुम्हारा डाउट है वो ज्यादातर क्लास का डाउट है. हाँ. तो अगर तुम पूछ लोगे तो सबका बेनिफिट हाँ. होगा, पहली चीज. दूसरी चीज, क्लास में बच्चे की कोई इज्जत नहीं होती, आप कुछ भी पूछ लो. मैंने इवन मैथ्स टीचर से 0 गिनवा दिए थे कि 1 मिलियन में कितने 0 होते हैं. बट अगर वो मैं डाउट क्लियर नहीं करवाता तो वो वैसे के वैसा रह जाता. अब स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल के अंदर दिस डाउट सॉल्विंग प्रैक्टिस इज नॉट एनकरेज्ड. आपको केवल रोट लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता था. इवन हमारी जो ट्रेडिशनल स्कूल थी वहाँ की जो प्रेयर्स होती थी, उसके अंदर अब लैटिन में आप लॉर्ड को प्रेज कर रहे हो. इवन जब चेंज आया यहाँ पर आके तो हिंदी में मोटिवेशनल प्रेयर्स थी जो कि अपने लोज में हेल्प करती थी मेरे को. So that was a very big change for me in the foundation. Then secondly, एक सिलेबस की एक लिमिट रीच कर जाती है, जो कि यहाँ पर कोचिंग के अंदर कोई लिमिट नहीं होती. आप कितना भी पढ़ सकते हैं, आप कोई एकदम लास्ट तक पढ़ सकते हैं. और इवन इन आई एम डूइंग माय पीजी इन न्यूक्लियर मेडिसिन, सो वी हैव लॉट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स टू डील विद.
Okay. एंड माय फाउंडेशन लर्निंग इज स्टिल कमिंग इन हैंडी, बिकॉज अगर मैंने रोट लर्निंग करी होती तो मेरे को समझ वो नहीं नहीं आता। होता, वो नहीं होता, वो है। मैंने समझा, इसलिए मुझे हेल्प हो पा रही है, इसलिए मेरे को आज तक भी याद है, 10 साल बाद भी। 10 लोगों को पेपर के अगले दिन याद नहीं रहती चीजें क्या है। राइट, ये है बिल्कुल। बच्चों, आपको भी इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, चाहे आप ऑनलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन मोड से पढ़ रहे हैं, किसी भी मोड से पढ़ रहे हैं ना, डाउट्स को कभी एक्यूमुलेट होने मत दीजिए और डाउट पूछने में कभी मत घबराइए। आज जो आप डाउट सॉल्व करेंगे ना, वो आपको थ्रू आउट योर जर्नी हेल्प करेगा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और ये कुशाग्री नहीं है, जितने भी बच्चे हमसे पढ़ के निकले ना, वो यही रखते थे अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि डाउट्स को हमको क्लियर करना ही है। इनफैक्ट हम स्पेशल डाउट क्लासेस भी चलाते हैं, जिसमें बच्चा 1-on-1 आके हमसे आता है और डाउट्स पूछ के बिल्कुल रिलैक्स होके अपने घर जाता है। तो कुशाग्र, आपने स्कूल भी देखा, कोचिंग भी देख ली, कॉलेज लाइफ भी एक्सपीरियंस कर ली, हॉस्टल भी एक्सपीरियंस कर लिया। तो अगर कोचिंग को और कॉलेज लाइफ को कंपेयर करूं तो कर सकते हैं? आई गेस कंपेयर तो किसी से भी किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। बट देयर इज नो मैच, नो सिमिलैरिटी बिटवीन द टू व्हाटसोएवर। इवन वन सिमिलैरिटी आई कैन से दैट हॉस्टल थोड़ा बहुत सिमिलर हो सकता है, हॉस्टल हैबिट Okay. सेम हो सकती है, बट लाइफ बिल्कुल अलग है। हम्म, इन कोचिंग आपके पास केवल एक मोटिव होता है कि आपको पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, और बस और कुछ नहीं। कॉलेज के अंदर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, देयर आर सो मेनी फेस्ट which you have to do, there are so many projects, there are so many research works, इवन आपका सिलेबस कभी मैच नहीं होता है। जो आपको पढ़ना होता है, जो उनको पढ़ाना होता है, जिस चीज का पेपर होता है, तीनों में से कुछ भी चीज मैच नहीं करती है। और इवन जो डिफरेंस होता है कोचिंग लाइफ के अंदर, आप पढ़ने के लिए आते हो, टीचर पढ़ाने के लिए आता है, आपको पढ़ाने के लिए आता है कि आपको समझ में आ जाए। राइट। सो वो एनसीईआरटी या कोई भी बुक के 3 पेज लेके आएंगे फैकल्टीज, और वो उनको अच्छी तरह पढ़ा के देंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाए। कॉलेज में जाने के बाद आप रियलाइज करोगे कि आपका प्री कॉलेज डेज वर दी बेस्ट स्टडी डेज, बेस्ट यू विल एवर स्टडी इन योर लाइफ, दैट इज फॉर श्योर। राइट। कॉलेज में जाके आपको 1 या 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, 1 ही घंटे के होते हैं, जहाँ पे पहले 15 मिनट्स क्लास सेटल होने में लगते हैं, लास्ट के 15 मिनट्स में अटेंडेंस होती है। ओके। बीच के 30 मिनट्स के अंदर आपको पूरा लेक्चर पढ़ा दिया जाएगा, और वो 2-3 पेज नहीं होगा, वो पूरा पूरा चैप्टर होगा, जो मेजर बुक्स है रॉबिन्स और वगैरह उन सब के। और आपको 100 या 200 स्लाइड्स आपको आधे घंटे के अंदर कवर करके चले जाएंगे वो। So you'll have to ultimately read on your own, from your books. You have to interpret, you'll have to understand, and you will have to learn by making mnemonics for yourself. जबकि प्री कॉलेज डेज में आपको निमोनिक्स बता के निमोनिक्स याद भी करवाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, है ना, मैं एक डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग में आपको ना प्रेशर हैंडलिंग सिखा दी जाती है, है ना, क्योंकि आपको हर हफ्ते टेस्ट देना है, प्रेशर है कि बैच नीचे ना चला जाए, हमें इसी बैच में मेंटेन चलना है। तो प्रेशर हैंडलिंग जो है वो कोचिंग वाले सिखा देते हैं, तो फिर आप लाइफ में कोई सा भी प्रेशर झेल सकते हो। बिल्कुल, है ना। मतलब लोग मजाक बनाते हैं कि कोटा में कोचिंग एक प्रेशर कुकर की तरह होती है, बट अगर आप इस प्रेशर कुकर में या इस तरह के आप प्रेशर हैंडलिंग आपने नहीं सीखी, तो आप आगे भी सफर ही करोगे। वो है, वो फैक्ट है, मतलब वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। और जैसे कुशाग्र स्टूडेंट है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि मैम अब कुछ ज्यादा फील नहीं होता, अब हमें ऐसा लगता है कॉलेज में आने के बाद कि अब हम रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि हमको इतना प्रेशर तो हम हैंडल कर ही सकते हैं। और मैम सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि हम इतना पढ़ के जाते हैं कि उनके बेसिक्स फाउंडेशन ऑलरेडी हमारे कवर हो जाते हैं। तो जिस टाइम में बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस चीज को कवर करने के लिए, हमको ऑलरेडी आया होता है, तो वी कैन ऑलवेज हैव अ एज ऑन दैट, ऑलवेज बिल्ड ऑन। वो है कोटा कोचिंग का ये बेनिफिट है कि आप कोई सा भी प्रेशर अब हैंडल कर सकते हो बहुत आराम से। फर्स्ट ईयर वहाँ का यूजी का और फर्स्ट ईयर मेरी पीजी का, हाँ, दोनों मेरा कवर हो चुका है इसके अंदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बेसिक एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजी की थी, वो सब ऑलरेडी मेरी कवर थी। तो आई ऑलवेज हैड टाइम टू स्टडी। राइट। एंड बाकी फिर दूसरी एक्टिविटीज जो है, राइट, वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो कोटा कोचिंग का जो प्रेशर है, वो मेरे ख्याल से एक बेनिफिट है, वो आपको एक लाइफ लेसन दे रहा है स्टूडेंट्स, रादर देन कि वो आपको दबा रहा है। तो ये मेरा नहीं मानना है, ऐसा हजारों बच्चों का मानना है जो आज अपनी लाइफ में एकदम सेटल्ड हैं। तो कुशाग्र, आपने 9th में फाउंडेशन ज्वाइन किया, तो 9, 10th, 11, 12 तो बहुत लंबी जर्नी रही, है ना। तो आप हमेशा इतनी मोटिवेटेड तो नहीं रहे होगे, डेफिनेटली सबका लो फेज आता है, एक हाई फेज आता है। तो कैसे मैनेज किया आपने, लोज को कैसे मैनेज किया? मैम इसमें मैं 2 चीजें याद रखता हूँ। एक तो मेरे पापा एक
श्लोक बताते थे कि करत करत अभ्यास ते जड़मति ओम सुजान। एक उसके आगे फिर था कि रस्सी घिस घिस के हाँ। तो एक पत्थर को भी निशान बना देती है। सो आप क्या चीज है, एक चीज तो ये। दूसरा ये कि मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा बताते थे कि जिंदगी का ग्राफ हमेशा ईसीजी की तरह होना चाहिए। फ्लैट लाइन आ गया तो वो डेड हो गया। गए सो इन दो चीज से मैंने हमेशा मोटिवेट रखा। इसके लिए जब भी हाई होता था मेरा, जब भी बहुत सारे अचीवमेंट आते थे, तो आई डिड नॉट इमीडिएटली सेलिब्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई कंटिन्यूड माई रूटीन। मैंने अपने खुश होके अपना रूटीन चेंज नहीं कर लिया है। सो आई यूज द स्ट्रेटेजी ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ओके। सेकेंडली जब लोज आए तो फिर मैं अपने पुराने सेलिब्रेशन करता था अचीवमेंट्स के। ये बहुत अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लीज आप इसको नोट करिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अब जब बहुत बुरा हो गया है तो दो चीजें पता है कि अब आगे तो अच्छा ही होना है। ठीक बात दूसरा, है। वी कैन टेक अ टाइम आउट टू सेलिब्रेट, यार हमने इतना अच्छा पहले किया है तो आगे भी अच्छा ही करेंगे डेफिनेटली। और तीसरा, जब फुल फोकस हो जाता है कि यार अब वो वाला डोपामिन हिट चाहिए अपने को वापस से, वो सक्सेस चाहिए वापस से। चाहिए पहली चीज। अब इन सब के अलावा जो मेरे को फायदा होता था कि बोरडम हो रही है, इतने टाइम आप बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, क्या करें। बिल्कुल। तो उसके लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज स्क्रीन टाइम हटा देता था बिल्कुल। कि कोई भी अपने आसपास जो भी पीयर है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो उनके साथ आई यूज्ड टू प्ले कैरम और मे बी कार्ड्स और समथिंग। एंड एक गाना था इकबाल मूवी का, आशाएं। हाँ बिल्कुल। सो दैट वाज द मोटिवेशनल सॉन्ग ऑफ माय लाइफ। मतलब जब भी मैं थोड़ा सा भी लो होता था तो वो गाना सुनता था, वो गाना प्रैक्टिस करता था थोड़ा बहुत, और जो किक होती थी, दैट्स अमेजिंग। तो बच्चों आप इस बात को नोट करिए कि जब भी परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में नहीं बदलेगा। इनफैक्ट जो रियल वर्ल्ड के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे और उस लो फेज से आपको निकाल कर लेकर जाएंगे। तो प्लीज आप इसका नोट करिए, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है, परेशान हुए इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इसमें ज्यादा चले जाते हैं। तो प्लीज वो मत करिए। और बिल्कुल ठीक बात है, और ये डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ हवा में बात हो रही है, ये बिल्कुल फैक्ट्स पे बात हो रही है। तो कुशाग्र, जब ये इंटरव्यू आ जाएगा, है ना, लाइव हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल हो जाएंगे, वो आपको आइडल मानेंगे, आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। बट आपकी इस जर्नी में, राइट फ्रॉम 9th टिल योर पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नी जो अब स्टार्ट हुई है, आपका कौन रोल मॉडल रहा है? मैम इसमें एक सिंगल पर्सन का तो नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, बट हर साल मेरे रोल मॉडल चेंज हुए हैं, जिसमें जो कांस्टेंट रहा है, मल्टीपल रोल मॉडल्स रहे हैं, बट एक कांस्टेंट रहा है, वो मेरे पापा रहे हैं। बिल्कुल। सो इनिशियली मेरी मदर, क्योंकि उनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड था, तो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया। वो पढ़ा के यार वाज लाइक यार इतनी इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं। शी वाज अ बॉटनिस्ट, राइट। सो बायोलॉजी के बारे में उन्होंने बेसिक्स मेरे को सिखाई। सो इतना अच्छा लगा मेरे को कि यार और जानना है इसके बारे में। फिर माय दीदी वाज आल्सो, माय दीदी इज आल्सो डॉक्टर, सो व्हेन आई वाज देयर शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो वो इतना अच्छे से पढ़ाती थी, सो शी बिकेम माय रोल मॉडल कि दीदी ने इतनी टफ चीजें इतनी सिंप्लीफाई करके कैसे सीख ली। सो शी बिकेम माय रोल मॉडल। देन व्हेन आई जॉइंड कोचिंग एंड आई मेट यू, देन एक डॉक्टर होके स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो और उस माइंडसेट से मैम पढ़ाती थी कि बच्चे को, मेरे को कैसी डिफिकल्टी हुई मैम को, क्योंकि सब आता था, क्योंकि डॉक्टर हैं ऑब्वियसली, शी वाज माय बायो टीचर। सो वहां से जो सिंप्लीफाई करके जो खुद को समझ में आया बिना देखे पढ़ाना, दैट इज द बेस्ट थिंग टू टीच। उस टाइम पे आप रोल मॉडल थे। देन व्हेन आई क्लियर्ड माय undergraduate things, then my professors became my role model, right. कि इतना सब कैसे मैनेज कर लेते हैं, how can they have so many things on my plate. Then when I entered my PG, I saw so many people, my professor, जो रोल मॉडल का सबसे फायदेमंद चीज होती है, वही होती है कि इतनी टफ चीजों में इतनी पावरफुल होने के बावजूद वो इतने हम्बल रह पाते हैं, राइट। So that is, he is my currently role model. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती चली जाएगी, आपकी लाइफ में और लोग जुड़ते चले जाएंगे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी से आपको सीखने का मौका मिलता है, एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, एज अ मेंटर।
कुशाग्र को 9th-10th में मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है, पढ़ाया है, मेंटरशिप दी है। तो ऐसा नहीं है कि इसने ही मुझसे सीखा, मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। मतलब मेरी जो टीचिंग है वो मोल्ड अप रीजनिंग की तरफ, या अगर आप मेरे से अभी पढ़ रहे हैं तो आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि मैं हर चीज का लॉजिक बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसकी शुरुआत इनके बैच से ही हुई थी। उससे पहले अदरवाइज हमारा भी एक फंडा रहता था कि आओ पढ़ाओ और चले जाओ, बट उतना बारीक डिटेल्स में जाना या हर चीज का रीजन फाइंड आउट करना मैंने एक्चुअली में इनके बैच से सीखा। और यही मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी किसी भी एज पर हैं, आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हैं, आपका कोई भी रोल मॉडल हो सकता है और आप उससे जितना बेनिफिट ले सकते हैं आपको वो बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। तो कुशागर, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जैसे जब हम एमबीबीएस स्टार्ट करते हैं तो सबका एक होता है कि हम कार्डियक सर्जन बनेंगे या न्यूरो साइंस में जाएंगे, तो आपने बिल्कुल हटकर ब्रांच करी, जैसे आपका नेचर आया, आप स्टार्टिंग से ही हटकर रहे हैं, तो आपने जो ब्रांच चूज करी है वो न्यूक्लियर मेडिसिन है। तो जो बच्चे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको इसके बारे में बताइए कि ये है क्या एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक सच अ यूनिक ब्रांच। तो शुरुआत में मैम आपको न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। ठीक है। एक्चुअली एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे रेडियोलॉजी है, वहाँ पे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह होती है। उनके अंदर हम इंटर बॉडी की फोटो खींचते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की हम फोटो लेते हैं। हाँ। और कुछ भी फिजिकल डैमेज हो जाता है तब हमको उसको पता चलता है कि यार ये चीज थोड़ी सी चेंज हो गई है, यहाँ पर गड़बड़ है। हाँ। और जब वो बताते हैं तो सर्जन को रेफर करते हैं कि ये चेंजेस हो गए हैं, आप इसको एक्सरसाइज कर दीजिए, इसको रिमूव करके निकाल दीजिए। सबको सीटी स्कैन के बारे में पता है, सबको स्कोर पता है हाँ. कि 25 में से 25 नहीं आना चाहिए, लोअर द स्कोर बेटर इट इज। दैट इज ट्रू। सो बेसिकली इंटरनल बॉडी चेंजेस बताते हैं जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी चेंज होने के बाद पता चलते हैं। इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या होता है कि जो नॉर्मल बॉडी के नॉर्मल फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक इवन लाइक ग्लूकोज, आयोडीन, we label them with minute quantities of radioactive substances. Okay. And we give it to human body. Now what we do is we do functional imaging, like जो actually function हो रहा है वो उसको हम इमेज करते हैं। ठीक है। जो नॉर्मल प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि ग्लूकोज है, उसको हम रेडियोएक्टिव फ्लोरीन से ऐड करके हम बॉडी में देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव कौन सी चीजें हैं। सीटी स्कैन पे वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, बट हमको पेट स्कैन जो हम करते हैं उसके अंदर वो सारे चेंजेस पता चल जाएंगे। ओके। सो इवन बिफोर उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, वी कैन इंटरफेयर इट बाय गिविंग high doses of radiation with the same radioactive compound and then killing that particular cancerous cell or anything. Okay. And we'll able to diagnose and treat the patient much early than conventional surgeon would even diagnose it. Okay. Moreover, we can also detect even minute quantities of 0.1 ml of bleeds. We can label the RBCs with radioactive compounds and we'll get to know where it's bleeding internally. कई बार internal bleed से हो जाते हैं। आजकल कई बार फीवर का पता नहीं चलता है कि 15 दिन 20 दिन फीवर रहा और उसके बाद डेथ हो गई। सो उसके लिए हमारी फर्स्ट लाइन हो चुकी है ये फील्ड कि आप फीवर के अंदर न्यूक्लियर मेडिसिन में आप स्कैन करवाइए, आपको फीवर का फोकस पता चल जाएगा कहाँ से है। और भी बहुत सारे हैं, फंक्शनल स्टडीज होती है। इवन हम फूड के लिए मैगी, मिल्क वगैरह नॉर्मल चीजों को लेबल करके हम बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या गड़बड़ है। दैट इज ग्रेट। ये तो डायग्नोस्टिक्स हो गया। इसके लिए ट्रीटमेंट भी हम इन्हीं सब चीजों को यूज करके हाई डोज में ट्रीटमेंट कर देंगे। अच्छा। और यू नो द बेस्ट पार्ट इज द रेडिएशन इन्वॉल्व्ड इन डायग्नोजिंग कैंसर यूजिंग दिस पेट स्कैन, उसके अंदर पेट पार्ट का जो रेडिएशन होता है वो एक एक्सरे से भी कम होता है। तो एक्सपोजर कम हो गया। एग्जैक्टली। और अब के टाइम में इट्स सो मच इवॉल्विंग ब्रांच कि आगे मुझे तो पर्सनली लगता है कि इसी का ही सबसे ज्यादा फ्यूचर है। दैट्स व्हाई आई चोज दिस ब्रांच। क्योंकि जो शुरुआत में पूछते थे मुझसे क्या बनना है, तो मेरा न्यूरो सर्जन बनने का मन था। बट व्हेन आई डिड माय एमबीबीएस एंड इंटर्नशिप, सो मैंने जो पर्सनली फील किया वो कि आई वांटेड टू बिकम सर्जन बट आई एम गुड इन मेडिसिन। ओके। I wanted lifestyle of a radiologist, but I want to print money like obs-gyne and pediatrician. So many things were there. I knew that if I take any branch, I would be good in that, but I will not be satisfied in this. By nuclear medicine, I can diagnose. मतलब मेरे को radiology भी मिली, मेरे को medicine भी मिली, मेरे को intervention sensory biopsies भी मिली, और पैसा भी मिला। That is true. That is true. और इन सब के अलावा
जो और अच्छी चीज है कि ये इवॉल्विंग ब्रांच है, तो इसमें अभी बहुत ज्यादा बुक्स लिखी नहीं है, राइट। तो लिखी नहीं तो पढ़ना भी नहीं Okay, पड़ेगा, okay. तो मोर अपॉर्चुनिटी टू राइट इंस्टेड ऑफ रीडिंग। तो बहुत जल्दी हम डॉक्टर कुशाग्र की बुक्स देखेंगे एंड मैं सीरियसली होप करती हूँ कि वन डे जैसे इंडिया में बहुत फेमस डॉक्टर्स हैं, सो यू आर काउंटेड वन ऑफ देम, दैट इज माय ड्रीम कि मैं वो जरूर देखूं। आपका ड्रीम ट्रू करना मेरा ड्रीम है। बिल्कुल बिल्कुल कुशाग्र। तो लास्टली कुशाग्र, बच्चों को बताओ कि ऐसे होता है ना इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस, है ना, कि सक्सेस पाने के 7 तरीके, बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं ना, तो वैसे एक्चुअली में आप बताओ, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो, कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो सके। देखो सबका अपना जर्नी है, सबका अपना माइंडसेट है, सबका अपना लक फैक्टर चलता है, बट फिर भी ऐसी कोई चीज जो बच्चे फॉलो करे जिससे वो अपनी जर्नी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा पाए और अपनी ड्रीम के पास पहुंचे। तो देखिए सक्सेस, मैं 3 इयर्स से एक लेक्चर से थोड़ा सा इंस्पायर होता हूँ कि सक्सेस के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला है, एक्सीलेंस के पीछे भागनी होती है। ओके। पहली चीज तो एक्सीलेंस के लिए आप एंड गोल को आप कभी मत सोचो, जो कृष्ण भी बोल के गए कि काम करो और फल की चिंता मत करो। तो बस आप कुछ भी एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। शॉर्ट टर्म कैसे अचीव करें बस वो सोचो, बाकी भूल जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज कि अपने सक्सेस से खुश नहीं होना और फेलियर से दुखी नहीं होना। सो डिलेड ग्रेटिफिकेशन शुड बी देयर एंड रिग्रेट मिनिमाइजेशन शुड बी देयर। ठीक बात है। तीसरा मेरे को जो लगता है कि आप एक ग्रैटिट्यूड मन में बना के रखें कि जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है वो एक अच्छे पर्पस के लिए हो रहा है, फॉर अ ग्रेटर गुड हो रहा है। मेरे को कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रखा गया, या फिर बोल दीजिए कि आप जैसे सपोज मेरे को इस टीचर से पढ़ने का मन था और मेरे को दूसरे फैकल्टी दे दिए गए, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को तो नीचे पढ़ना है। बट व्हेन आई थॉट इन माय माइंड कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो अल्टीमेटली 2 चीजें होती थी कि मेरे को और सच में अच्छा होता था, दूसरा बुरा नहीं लगता था, राइट, कि मैं पुरानी चीज के लिए वो नहीं करता था। आई टेंड टू मूव ऑन वेरी फास्ट, सो इसका मेरे को बहुत फायदा हुआ। सो दैट्स इट। तो बच्चों, जैसे कुशाग्र ने आपको बोला, एक चीज जो मैंने भी इसकी जर्नी में देखी है, वो हमेशा एक मेहनत को कभी भी इसने छोड़ा नहीं, करता ही रहा। रिजल्ट कभी इसके फेवर में जाता था तो भी, नहीं जाता था तो भी, मेहनत करना इसने कभी नहीं छोड़ा और बस एक कंसिस्टेंसी के साथ ही अपने गोल के पीछे भागता रहा और ये आज आपके सामने है। और मैं वही विश कर रही हूँ कि बहुत जल्दी मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स पे इसकी फोटोग्राफ देखूं, बुक्स देखूं और मैं बहुत प्राउड होके बोल सकूं कि हाँ, ये मेरा स्टूडेंट रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वापस से वही बोल रही हूँ कि किसी भी एजुकेटर के लिए उससे बड़ा प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता कि व्हेन द एजुकेटर सीज द स्टूडेंट सो सक्सेसफुल। एंड सक्सेसफुल के साथ साथ ये बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग भी रहा है। वो बहुत हेल्प करता है, बहुत हम्बल, बहुत थैंकफुल, हर चीज को बहुत पॉजिटिवली लेना, ये इसकी क्वालिटीज है जो ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, पर ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीजें आप अपनी जर्नी में इनकलकेट करिए एंड मैं वेट करूंगी कि आप में से जितने भी बच्चे ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, हम बहुत जल्दी ऐसे ही बैठें और आपके साथ इंटरव्यू लें। तो बच्चों बस लगे रहिए, एक अपना ड्रीम को चूज करिए कि बस मुझे ये करना है, विजन क्लियर रखिए, हार्ड वर्क से आप उसे जरूर अचीव करेंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट्स क्रैक इट।